गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए आपको जो है अनुवांशिकता बताया जा रहा था, तो अनुवांशिकता में आपको नियम बताए गए हैं। उसमें जैसे आपको गुणसूत्र के बारे में भी बताया गया है। अब आता है जो गुणसूत्र बने होते हैं, आपको बताया गया था कि गुणसूत्र न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, यानी न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन मतलब न्यूक्लिक अम्ल में क्या होता है, डीएनए। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। उसमें दो प्रकार की संरचना पाई जाती है, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। तो डीएनए आरएनए में अंतर भी आता है, तो पहले आप डीएनए के बारे में आप पढ़ेंगे क्योंकि इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, या डीएनए की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए डीएनए होता क्या है। देखिए कुछ जंतुओं और पौधों को छोड़कर सभी जीवों में डीएनए पाया जाता है। डीएनए जो होता है इसका पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है। और ये जो है क्योंकि ये केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य में, ठीक है, और केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में, और जो आरएनए होता है वो केंद्रिका में पाई जाती है। डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है जो माता पिता के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुंचाता है, ठीक है। तो डीएनए का काम ही है माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर संतानों तक पहुंचाना, वो इसका मुख्य कार्य होता है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी। डीएनए अणु का निर्माण, क्योंकि डीएनए जो अणु होता है वो एकलकों का बना होता है। अनेक एकलक यानी मोनोमर्स मिलकर के डीएनए का निर्माण करते हैं, और ये सभी एकलक जो होते हैं मोनोमर्स क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं, ठीक है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की बनी संरचना होती है। तो ये जो आपके बहुलक है, एकलक का मतलब वही आपके मोनोमर, और कई जब जुड़ जाते हैं तो वो पॉलीमर बन जाता है। इसके बाद जो है आपको मालूम होना चाहिए कि डीएनए अणु का निर्माण किससे होता है, तीन प्रकार के अणुओं से। एक तो डीएनए में होती है पहला पेंटोज शर्करा, दूसरा होता है फास्फोरिक अम्ल, तीसरा होता है नाइट्रोजन क्षार। जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं इसको S से लिखते हैं, इसको P से लिखते हैं, और इसको नाइट्रोजन क्षार क्योंकि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन क्षार, और एक होता है पिरिमिडीन बेस। फिर इसके दो हो जाते हैं। प्यूरिन बेस के दो अणु होते हैं, एक होता है एडेनिन और एक होता है ग्वानिन। इसी तरह पिरिमिडीन के दो होते हैं, एक होता है थायमिन और एक होता है साइटोसिन। एडेनिन को A से लिखते हैं, ग्वानिन को G से लिखते हैं, और थायमिन को T से लिखते हैं, और साइटोसिन को C से लिखते हैं। इस प्रकार चार प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। आरएनए में थायमिन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है जो डीएनए के अणु का निर्माण होता है वो तीन प्रकार के अणुओं से होते हैं। ये तीनों प्रकार के अणु आपस में मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं। अब देखिए ये जो है आपके इनका निर्माण इनसे होता है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड कैसे बनते हैं? जब पेंटोज शर्करा नाइट्रोजन क्षार से जुड़ती है तो बनते क्या है, न्यूक्लियोसाइड बनता है। न्यूक्लियोसाइड जब पेंटोज शर्करा के अणु नाइट्रोजन क्षार से जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड के अणु जब फास्फोरिक अम्ल से जुड़ जाते हैं तो वो बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड, यानी न्यूक्लियोटाइड। इस प्रकार अनेक न्यूक्लियोटाइड मिलकर के क्या बना लेते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बना लेते हैं। फिर इसके लिए क्योंकि खोज तो फ्रेडरिक मिशर ने की थी, लेकिन इसका द्विकुंडलित मॉडल जो है वाटसन तथा क्रिक ने प्रस्तुत किया था। सन 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया था।
जो मॉडल है या प्रतिरूप है वो किसने प्रस्तुत किया था? डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? वाटसन तथा क्रिक ने। और डीएनए की खोज किसने की? वो फ्रेडरिक मिशेल। डीएनए हो या आरएनए हो या न्यूक्लिक अम्ल, इन तीनों की खोज फ्रेडरिक मिशेल ने की थी, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल ही दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। फिर मॉडल क्या है? तो डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, उसको इसके अनुसार बताया गया। इस प्रकार संरचना होती है डीएनए की। ये जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की बनी संरचना होती है। A डबल बॉन्ड T, G डबल ट्रिपल बॉन्ड C, फिर T डबल बॉन्ड A, फिर G ट्रिपल बॉन्ड C। इस प्रकार ये बेस जुड़े होते हैं और किससे? शर्करा के अणुओं से। ठीक है, बीच में क्या होते हैं? फास्फोरस के अणु होते हैं, फास्फोरिक अम्ल P। फिर PS लिखते चले जाएंगे, P से फास्फोरिक अम्ल, S से शुगर, शर्करा। तो इस प्रकार ये जोड़ते चले जाते हैं। तो अब इसमें क्या है? द्विकुंडलित मॉडल। तो आपका पहला पॉइंट है, इस मॉडल के अनुसार पहले पॉइंट में आप लिखोगे डीएनए एक द्विकुंडलित पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। फिर दूसरा लिखोगे ये एक सीढ़ीनुमा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, जो सीढ़ीनुमा संरचना दिखाई देती है, ये द्विकुंडलित होती है। पहला यही है कि ये जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी श्रृंखला होती है, इसकी संरचना सीढ़ीनुमा सर्पिलाकार आपस में लिपटी हुई दिखाई देती है। तीसरा, ये दो कुंडलन है, क्योंकि इनमें अनेक न्यूक्लियोटाइड्स मिलाकर के इसके फास्फोडाइस्टर बंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, ये जो इधर से जुड़े हुए बॉन्ड। फिर इसमें आप बता सकते हो जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, दोनों कुंडलन, दोनों श्रृंखलाएं में जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, ये एडेनिन और थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। डीएनए के दोनों जो श्रृंखलाएं होती हैं वो हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में नाइट्रोजन क्षार को जोड़ती हैं। फिर इसके बाद डीएनए अणु का व्यास कितना होता है? तो डीएनए अणु का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए अणु का व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। और नाइट्रोजन क्षार, दोनों न्यूक्लियोटाइड दोनों श्रृंखलाओं में नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी कितनी होती है? वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। 3.4 एंगस्ट्रॉम इनके बीच की दूरी है, जो नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी है। और एक कुंडलन की लंबाई यहाँ से यहाँ तक, ये एक कुंडलन है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक कुंडलन, इसकी लंबाई होती है, प्रत्येक कुंडलन की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और दो नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी क्या होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। व्यास कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम। इसमें जो है चार्गाफ के नियम के अनुसार एडेनिन, कभी भी आप देखिए तो इसमें जो है एडेनिन किससे जुड़ता है? एक प्यूरिन बेस एक पिरिमिडिन बेस से जुड़ता है। तो एडेनिन जुड़ता है थायमिन से और उनके बीच क्या बनाता है? द्विबंध। और ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन से, तो उसके बीच बनता है त्रिबंध। तो एडेनिन तथा थायमिन के बीच द्विबंध, ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच त्रिबंध बनता है। तो इस प्रकार ये संरचना द्विकुंडलन की बन जाती है और इस प्रकार ये संरचना आपकी डीएनए की कहलाती है। जो इस प्रकार श्रृंखला बनाई जाती है, यही आपका डीएनए है। डीएनए के बारे में आपको लिखना भी है, ठीक है, उसके लक्षणों को लिखना है, मॉडल के बारे में। फिर डीएनए का महत्व क्या है? तो डीएनए का मुख्य कार्य है, क्योंकि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है जो माता पिता के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुंचाता है। दूसरा कार्य है, ये डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए विभिन्न प्रकार के आरएनए का निर्माण करता है। तीसरा है, ये शरीर में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करता है। तो डीएनए के द्वारा शरीर की सभी जैविक क्रियाएं और का नियंत्रण होता है और नियमन भी होता है, रेगुलेशन। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है आपकी डीएनए की संरचना हो गई। इसके बाद आता है लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन, क्योंकि डीएनए के बारे में आपने तो पढ़ लिया। इसके बाद आता है लिंग निर्धारण।
डिटरमाइनेशन। देखिए मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं, जिसे हम 22 जोड़ी जो गुणसूत्र समान होते हैं उन्हें समजात गुणसूत्र कहते हैं। 23वां जोड़ा अलग अलग होता है। नर में XY के रूप में, मादा में XX के रूप में पाया जाता है। पुरुष में या मनुष्य में जो लिंग का निर्धारण होता है किस पर निर्भर करता है? पुरुष के गुणसूत्र पर, क्योंकि इनमें जो है क्या विषम युग्मी है, दो एलील विपरीत लक्षण वाले जीन्स हैं। इसमें क्या है? समयुग्मी। इसलिए जो संतान उत्पन्न होती है उसका जिम्मेदार कौन होता है? पुरुष होता है। स्त्रियों का दोष नहीं होता है। जैसे पुत्री हो गई या पुत्र हो गया तो उसमें महिला जो है दोषी नहीं होती है। दोषी कौन होता है? पुरुष होता है, क्योंकि लिंग का निर्धारण लड़की या लड़का का होना किस पर निर्भर करता है? पुरुष के गुणसूत्र पर। ठीक है, तो इस प्रकार लिंग निर्धारण में तो होता क्या है कि जैसे आप उसके माध्यम से समझ सकते हो, संकरण के माध्यम से, जैसे पुरुष है और ये स्त्री है, इसमें जो गुणसूत्र होते हैं XY होते हैं, इसमें XX होते हैं। आपको मालूम है पुरुष में शुक्राणु होते हैं जिनमें गुणसूत्र XY के रूप में होते हैं। स्त्रियों में अंडाणु होते हैं ओवम जो XX के रूप में होते हैं। जब पुरुष का X शुक्राणु स्त्री के X अंडाणु से जुड़ता है तो पुत्री का जन्म होता है। फिर पुरुष का X शुक्राणु स्त्री के X अंडाणु से जुड़ता है तो पुत्री का जन्म होता है। जब Y शुक्राणु X शुक्राणु से अंडाणु से जुड़ता है तो पुत्र का जन्म होता है, और फिर Y शुक्राणु X अंडाणु से जुड़ता है तो पुत्र का जन्म होता है। इस प्रकार पुत्रियों की संख्या और पुत्रों की संख्या 50-50%। इसलिए कोई नहीं बता सकता कि पुत्र होगा कि पुत्री होगी। तो पुत्र और पुत्रियों की होने की संभावना क्या रहती है? 50-50% रहती है। कोई ये नहीं क्लियर कर सकता, इसलिए उसकी जांच कराई जाती है। और जो एक कानूनन अपराध है लिंग की जांच कराना, लिंग या भ्रूण की जांच कराना, वो क्या है? एक कानूनन अपराध भी है। उसको गवर्नमेंट वो सहमति नहीं देता है कि आप भ्रूण की जांच कराएं। तो इस प्रकार 50-50% होती है, लेकिन लिंग का निर्धारण पुरुष पर निर्भर करता है। शेष आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।